स्टेरॉइड्स लेने की वजह से कई लोगों को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है या फिर उनकी डेथ भी, कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। वो आप मस्कुलर लुक के लिए कर रहे हो, वो लुक है, सिर्फ दिखावा है। रॉनी कोलमैन के जेनेटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि आर्नोल्ड से भी ज़्यादा तगड़े थे। ब्लैक्स के लिए एक हमारे बॉडी बिल्डिंग में बात बोली जाती है कि ब्लैक डोंट क्रैक, यानी कि जब बुढ़ापा भी आएगा तब भी ये उतने अच्छे दिखेंगे। ये कंधे पे 350 किलो उठा के स्क्वाट्स करते थे। हाँ मैं इस टॉपिक से बाहर हो जाता हूँ। आपने अभी तक अपनी बाइक को मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाया? 350। क्या? तो हायाबुसा आपने ली, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? 1-2 हफ्ते पहले हमारे एक फ्रेंड का क्रैश हुआ था जो फ्लाईओवर से नीचे गिर गया था। फ्लाईओवर से नीचे गिर गया था? हाँ। इट वॉज वन ऑफ द स्केरियस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ओके गाइस, तो स्वागत है आपका शो सभा के पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज हम आपके लिए एक ऐसे गेस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी यूट्यूब की एडसेंस की अर्निंग से एक सुपर बाइक खरीद ली और उस सुपर बाइक को पार्क करने के लिए एक घर खरीद लिया। वाओ! और ये तो है ही, इसके अलावा इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी बहुत सारे झंडे गाड़े हुए हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्वागत अविरल अग्रवाल का। हेलो थैंक यू। हेलो, क्या हाल चाल? आप दोनों कैसे हो? पहले आप दोनों अपने हालचाल बताओ। सब बढ़िया, आप सही बताओ। हो? बढ़िया भाई मेरे को जो आपने अभी जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया ना, पहले ही मतलब ऐसा समझ नहीं आ रहा इस पे मैं चढ़ जाऊं या मैं थोड़ा नर्वस होता हूँ ऐसी बातें सुन के, ये कर लिया वो कर लिया। भाई बहुत बहुत पहले ही इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, इतनी तारीफ की आदत नहीं है भाई, हजम नहीं हो रही पर वो है। तो सच्चाई है। सच्चाई है कुछ हद तक, बट स्ट्रगल भी है उसके पीछे। Obviously और यार। सच्चाई है, बट चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती है जितना लगता है। हाँ। और मैं सही बताऊं तो उतना ज़्यादा ये ग्लोरीफाई मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होना चाहिए, बट आपने करा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ग्लोरीफाई क्यों नहीं होना चाहिए? ग्लोरीफाई मुझे लगता है कि चीज़ें ना हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही जीते हैं, वही काम करते हैं जैसे कि सब लोग कर रहे हैं, एक जॉब की तरह ही समझ लो। यूट्यूब का काम भी उसी तरीके से है, हर एक चीज़ नॉर्मल है भाई। बस ये लगता है कि थोड़े बहुत चलो पैसे जोड़ लिए, एक बाइक खरीद ली। उस बाइक को खरीदने के लिए भी यार पैसा जिस तरह नॉर्मल इंसान कोई भी जोड़ेगा, मैं भी वैसे ही नॉर्मल इंसान ही हूँ। तो वो ना लगता है कि दुनिया को लगता है बहुत कुछ कर लिया, मुझे लगता है कुछ नहीं करा भाई, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है नॉर्मल है भाई। पर जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो फिर पता चलता है वाओ ही डिड समथिंग। चलो यार, थैंक यू, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा अच्छा भी फील करूँ। तो अविरल भाई, आपका पहला क्वेश्चन ये है, बाइकिंग जैसा आपका पैशन है, ठीक है, तो आपने जब अपनी सुजुकी हायाबुसा खरीदी तो ये छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इसके बारे में कैसे आपने प्लान करा और किस तरीके से पूरे इस डिसीजन को अंजाम दिया आपने? जैसा आपने बोला कि ये हर मेहनत से ही हुआ है, तो कैसे किया आपने पूरे ये? यार देखो, बाइक लेना और ये वाली पर्टिकुलरली हायाबुसा लेना मेरा बचपन का ड्रीम था, ठीक है ना। 20 साल पहले वही धूम मूवी वाली कहानी बहुत लोगों ने सुना रखी है कि उससे उनको मन करा कि हायाबुसा लेते हैं, सुपर बाइक्स का क्रेज़ जागा। तो वही वाली चीज़ थी कि लेनी यही वाली बाइक थी, इसमें मेरा कोई कन्फ्यूजन नहीं था। बात आती है पैसे जोड़ने की और ड्रीम चेज़ करने की, तो उसका मुझे लगता था कि शायद मैं जब बुढ़ा हो जाऊँगा तब जाके कोई सुपर बाइक खरीदूँगा। मुझे लगता था अभी तो चलो काम वाम करते हैं, पैसा वैसा जोड़ते हैं, बाकी की सारी वही दिक्कतें परेशानी, कई सारी जिम्मेदारियां, उनका बोझ नॉर्मल, वही मैं बता रहा हूँ। चीज़ें उतनी ज़्यादा वो नहीं लगती कि जिस तरह आपने जैसे ग्लोरीफाई करा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट वो चीज़ें हो जाती है, वो हो गई कि चलो ठीक है, पैसा थोड़ा बहुत जुड़ गया, थोड़ा बहुत हो गया अरेंज, तो बाइक खरीद ली। पहले एक ड्यूक खरीदी, फिर दूसरी ड्यूक खरीदी, फिर हायाबुसा खरीद ली, वो हो गया। और बस मैं तो फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को इस चीज़ के लिए कि मुझे लगता नहीं था मैं ले पाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं सोच रहा था बुढ़ा होकर के ऐसी कोई चीज़ खरीदूँगा, कोई ऐसी बाइक खरीदूँगा। अभी तो घर वाले वैसे भी नहीं खरीदने देंगे, इतनी सुपर बाइक्स, इतनी हाई स्पीड बाइक्स होती हैं। हाँ, मेन बात वो है ना। हमने आपकी काफ़ी रील्स भी देखी हैं वैसे उसमें। हाँ, वो थोड़ा सा कांड करा है मैंने, थोड़ा सा मुझे भी लगता है। तो अभी आपने बताया कि आपके पास KTM वगैरह, तो इन टोटल कितनी बाइक्स और कौन कौन सी हैं? 2 बाइक्स ही हैं। इससे पहले हायाबुसा से पहले एक ड्यूक 390 मैंने ख़रीदी थी 2022 में, और उसके बाद मैंने एक ड्यूक 390 2023 में ख़रीदी है। सेम, दोनों बाइक सेम ही है, बट वो मॉडल अपग्रेडेड है, एक नया वर्जन, जो बाइक एंथुसियास्ट है उनको पता होगा। उसके बाद फिर मैंने हायाबुसा खरीद ली, मतलब 2022, 2023 और 2024, इन 3 साल में मैंने बाइक्स ली है। भैया ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि इतनी बढ़िया बढ़िया बाइक्स आपने कैश पर ली है। मतलब मैं तो ऐसे हैरान हूँ कि मतलब कैसे सोचा आपने, क्योंकि लोगों के लिए अभी बहुत मुश्किल होता है ऐसे सोचना कि गाड़ियाँ वगैरह कैश पे लेना। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ड्यूक 390 खरीदी ना, तो वो लगभग 3.5 के आसपास की बाइक आती है। उस टाइम पे मेरे पास में 10 लाख रुपए पड़े हुए थे बैंक में, तब मैंने 3.5 की बाइक ली है। अभी जैसे भाई ने बोला ना कि बहुत मुश्किल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके बैंक में शायद 1 लाख 1.5 लाख रुपए पड़े होते हैं। आप सोचते हो 3.5 की मेरे को बाइक लेनी है, 2 लाख रुपए मेरे को बैंक से लोन लेना है, किसी से बाहर से कर्जा लेना है, तो वो मुश्किल होता है।
तो मेरे लिए इसलिए ड्यूक जैसी बाइक लेना, एक बार 2 बार लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन दोनों को लेने में उतनी ज़्यादा मेरे को मुश्किल नहीं हुई थी, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। तेरा लाइफस्टाइल तो मैं 2-3 बार अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था भैया ने रियलाइज पता क्या दिया, पैसा है तो खरीद ली क्या करूँ, पैसा है। हाँ, मतलब इस चीज़ को आप इस तरीके से कह सकते हो। और वो पैसा क्यों है, क्योंकि मैंने पैसा ना जोड़ा बहुत है भाई, मेरी बचपन से आदत रही है, मैं पैसा जोड़ता हूँ। कमाया कहाँ से वो पैसा? जो पैसा मैं कमाता हूँ वो मैं अपने यूट्यूब से ही कमाता हूँ, यूट्यूब से ही मेरी मेन अर्निंग है, वही मेरा मेन अर्निंग का सोर्स है। उसके साथ में फिर स्पॉन्सरशिप्स हो जाती है, कोचिंग हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिला करके 2-3 इनकम सोर्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उससे वो पैसा आ जाता है। मैंने जब अपनी पहली बाइक ली थी, अपाचे ली थी 160 2014 में, ऑब्वियसली तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं था 2nd ईयर में आई थिंक। तो उस टाइम पे मैंने 40,000 रुपये दिए थे घर में, जितना मेरे को याद है, हालांकि पेरेंट्स को शायद याद नहीं है, लेकिन मैंने तब 40,000 रुपये के करीब दिए थे। 80,000 82,000 की वो बाइक थी, 82,000 के। 40,000 रुपये मेरे पास कहाँ से आए, मैं तो कमाता ही नहीं। सेम क्वेश्चन। तो मैंने पैसा जोड़ा था, वो बहुत सालों का, 15 साल का पैसा जुड़ा हुआ था मेरे पास में, बचपन का। हाँ हाँ। 40,000। तो ये 2 चीज़ें, मेन चीज़ यही है कि मैंने पैसा जोड़ा है, इसलिए मैंने बाइक ली है। और यही है कि जो 2 बाइक्स इससे पहले ली थी वो अपने हिसाब से ली थी, अपने एक बजट के अंदर, औकात के अंदर जो कहते हैं ना। बट हायाबूसा लेते लेते वो भाई इतना पैसा नहीं था, 20 लाख रुपए, तो उसके लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ा और एक्स्ट्रा। तो जैसे अविरल भाई, ये चीज़ तो है कि जैसे आप बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट बनाते हो, तो आपने वहाँ तो फोड़ा है, ठीक है, चाहे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड ले लो, चाहे आप वो इंडिया में ले लो। और स्पेशली जब आप ओलंपिया के वीडियोस बनाते हो, तो जो लोगों का क्रेज़ होता है आपके वीडियोस देखने का, तो वो तो अलग ही है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, अपने ऑल अबाउट ओलंपिया जो चैनल है उसके बारे में, क्यों, कब आपने चालू करा, ठीक है, एंड उसका किस तरीके से आपने सोचा कि अब मेरे को बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट बनाना है, और वो कैसे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट चैनल बन गया। अरे भाई, फिर से भाई ने बहुत बड़े बड़े वर्ड फेंक दिए, और वही वाली बात है, वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इस वाली फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है भाई। हाँ, ओके। ठीक है ना, जब मैं आया था इंडिया में कोई भी नहीं था, तो शुरू करने वाला ही मैं था इंडिया में। बाहर एक चैनल था, वो इंग्लिश में बोलता था, तो लोगों को उतना इंग्लिश, कई लोगों को आती है समझ में, हर एक को नहीं आती है, तो मैंने कहा इसको हिंदी में करते हैं। और मेरा एक जो मोटिवेशन था उसके पीछे टेक्निकल गुरुजी ही था। कैसे? फील्ड अलग है, हाँ। पर उन्होंने क्या करा था कि टेक को हिंदी में करते हैं। अच्छा। बाहर तब वो MKBHD वगैरह लोग उतना देखते थे, लेकिन जितने भी इंडियन टेक यूट्यूबर्स थे सब, शर्मा क्या नाम, गीकी रंजीत वगैरह, ये सब इंग्लिश में ही बातें करते थे। टेक्निकल गुरुजी हिंदी में लेकर आए, हिंदी में लेकर आए थे। नहीं, शर्मा जी टेक्निकल पहले लेकर आए, लेकिन उसको एक जो बड़ा मुकाम दिया, वो टेक्निकल गुरुजी ने आइडिया कैच करा, और उन्होंने कहा हिंदी की पावर बहुत ज़्यादा है। लोग आना क्यों नहीं चाह रहे इस फील्ड के अंदर जिसमें आप हैं? मेरे बाद बहुत सारे लोग आए हैं। ओके। मेरे बाद में बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग चैनल्स बने हैं। ओके। हिंदी में उन्होंने कवर करा है चीज़ों को, जैसे मैं करता हूँ, बट मुझे समहाउ लगता है कि वो उतना ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। बजाय उसके वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा घुसते हैं कि एक बॉडी बिल्डर ने दूसरे बॉडी बिल्डर को क्या बोल दिया। और अपने इंडिया में ना यार, थोड़ा हमारी पता नहीं किस तरीके से, हम सारे इंडियंस की मैं बात बोलूँगा, हम लोग ना आपस में हमेशा से लड़ते हुए ही आए हैं। हमारी ये नेचर है, चाहे बॉडी बिल्डर भी हो ना, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ रोज़ न्यूज़ आती है, वो उसको कवर करते रहते हैं, जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स जो अब मेरे बाद में आए हैं। और मैं कवर फॉरेन बॉडी बिल्डर्स को करता हूँ, वो उतना लड़ाई झगड़ा उतना नहीं करते हैं, और वो ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। मेरा चैनल अभी भी इसलिए फॉरेन एथलीट्स को ज़्यादा कवर करता है। सो रैदर देन कि तुम व्यूज़ के पीछे ही भागो, आप कंटेंट देते हो जो एक्चुअली ऑडियंस के लिए यूजफुल हो, राइट? बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरों को देख करके तो मुझे यही पता लगा कि मेरा कंटेंट उनसे बेहतर जो इंडिया में है, बट हाँ, और इम्प्रोवाइजेशन की अभी भी ज़रूरत है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपने ऑल अबाउट ओलंपिया जो आपका यूट्यूब चैनल है वो चालू कब किया था, और उसको चालू करने के पीछे की मोटिवेशन क्या थी कि आपने वही क्यों चूज़ करा कि मेरे को यही वाला करना है? हाँ, तो सबसे बड़ा यही चीज़ था कि उस टाइम पे मैंने ये एनालाइज कर लिया था कि इंडिया में इसका मार्केट है, मतलब इसको देखना लोग चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया था। और मुझे पता था इंडिया में कोई भी नहीं है जो हिंदी में बात करता हो, तो मैंने बताया ना, यूनिकनेस होनी चाहिए, लेकिन क्या उस यूनिकनेस को भी लोग देखना चाहते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। मेरे दोनों पॉइंट मैच कर गए थे, और इसीलिए मैंने ये चैनल जब स्टार्ट करा तो मुझे पता था ये चैनल कहाँ पे कितना जा सकता है। मतलब एक प्रिडिक्शन भी मैंने कर ली थी कि हाँ भाई 1000 सब्सक्राइबर मेरे इतने टाइम में हो जाएंगे। वो पता लग रहा था कि हो जाएंगे, क्योंकि लोग एकदम से आना शुरू कर चुके थे। इंडिया में कोई इस तरीके से बायोग्राफीज बनाना या बॉडी बिल्डिंग पे नॉलेज देना
या स्टेरॉइड्स की भी इवन इन्फॉर्मेशन देना, इतना ज़्यादा लोग तब नहीं करते थे जब मैंने स्टार्ट किया था, थे। लेकिन मैंने थोड़ा सा और डिटेलिंग के ऊपर ध्यान दिया कि मैं और खोल करके ऐसी ऐसी बायोग्राफीज़ बनाऊँ, ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में कहानी बताऊँ जिससे लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। ऐसा कोई मेरा एम नहीं था कि मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए बैठा हूँ, वो बस हो गया। मैं तो अपने बस एक तरह से मैंने हमेशा एक बात बोली कि मैं खुद सीखता था और वो लोगों को सिखाता था, लोग मोटिवेट हो गए उससे। अच्छा, तो एक आप हमारी ऑडियंस को क्लैरिफिकेशन दो, इवन मुझे भी दो, कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन और मेन फिजिक कंपटीशन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, लाइक प्रोसेस कैसे अलग है? बॉडी बिल्डिंग और दूसरा कौन सा बोला आपने? मेन फिजिक, मेंस फिजिक। या तो बॉडी बिल्डिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी होती है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत ज़्यादा वो ह्यूज होते हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उनका। आपने रॉनी कोलमैन को देखा है? एग्जैक्टली। रॉनी कोलमैन या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को आपने देखा होगा, तो वो प्योर एक बॉडी बिल्डर कहलाए जाएंगे। आर्नोल्ड हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हो गए, आज के ज़माने में उनको क्लासिक बोला जाएगा। ये भी एक कैटेगरी होती है बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि आज के ज़माने के बॉडी बिल्डर इतने बड़े हो गए कि वो आर्नोल्ड छोटे लगते हैं, बट वो थे बॉडी बिल्डर ही, हमेशा से बॉडी बिल्डर ही रहे। तो बॉडी बिल्डर्स का मैंने आपको एक साइज़ का अंदाज़ा दिया, लाइक रॉनी कोलमैन। और मेंस फिजिक एथलीट्स होते हैं जो बोट शॉट्स, आप लोग समझते हो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बीच पे जैसे लोग होते हैं ना, बॉडी वगैरह दिखाते हैं, एक लीन एस्थेटिक लुक, एग्जैक्टली, गोवा टाइप बॉडीज, गोवा टाइप बॉडी। तो वो लोग कैसे, ऋतिक रोशन, हाँ कह सकते हैं। तो वो लोग कैसे शॉर्ट्स पहनते हैं, वही रंग बिरंगे से जो निक्कर टाइप होती है, तो उसको हम लोग बोट शॉर्ट्स बोलते हैं। जब कोई उनको पहन करके स्टेज पे चढ़ता है, वो बोट शॉर्ट्स होते हैं। तो पहन के स्टेज पे चढ़ना होता है, और कुछ बहुत ही लिमिटेड पोज होते हैं। एक आगे का पोज होता है, सिर्फ एक पोज, और बैक का एक पोज होता है। यानी कुल मिला के 2 पोज ही आप हिट कर सकते हो स्टेज पे चढ़ने के बाद में, और आप स्टेज से उतर जाते हो। ये होता है मेंस फिजिक एथलीट। बहुत ही लीन लुक दिखाता है, ऐसी लुक दिखाता है जो अचीवेबल लगती है। आप कहोगे भाई मेरे को भी ऐसी वाली लुक चाहिए, अच्छी लग रही है, प्लीजिंग लग रही है। रॉनी कोलमैन को देख करके आप नहीं बोलोगे ये प्लीजिंग लग रहा है। तो वो लुक खतरनाक, वो आप कहोगे हो ही नहीं सकता, ये अचीव हो ही नहीं सकता। तो वो हो गया बॉडी बिल्डर, है ना, जो सिर्फ ट्रंक्स पहन करके चढ़ते हैं, वो बोट शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं, और वो कई सारे पोजेस हिट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज एथलीट्स जो सिर्फ 2 ही पोज हिट कर पाते हैं। वो लगभग 8 पोजेस हिट करते हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें कि वो बाइसेप्स ऐसे करके दिखाते हैं, मतलब ये वाले हाथ से ऐसे फ्रंट डबल बाइसेप दिखा दिया। कैमरा कट होगा, आप सारे पोज करके दिखाना। ठीक है। तो अविरल भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसा आपने बताया कि जो रॉनी कोलमैन थे या फिर जो आर्नोल्ड थे, उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी, तो क्या ऐसी बड़ी बॉडी को अचीव करना नेचुरली पॉसिबल है? जिम जाके जैसे मैं बना सकता हूँ नेचुरली वैसे? नहीं, एक लिमिट होती है हर एक ह्यूमन बॉडी की कि वो कितना रिएक्ट कर सकती है, और कितना उस आपकी ट्रेनिंग से, आपकी डाइट से, आपकी रिकवरी जो हमें स्लीप से मिलती है, उससे कितना वो बड़ी हो सकती है। और वो जो लिमिट है वो भी सबकी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेट होती है। कोई जल्दी ज़्यादा मसल गेन कर लेता है, कोई बिल्कुल बहुत मुश्किल से मसल गेन कर पाता है काफ़ी मेहनत करके। पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, उतनी ज़्यादा मसल गेन नहीं हो सकती नेचुरली। वो इतना नेचुरली आप नहीं जा सकते उतना ज़्यादा, अगर जाना चाहो, क्योंकि अगर हो सकता तो कोई ना कोई अभी तक ऐसा ज़रूर होता जो नेचुरली काफ़ी तगड़ा दिख रहा होता और इस लेवल पे जा पाता। मैं आपको बता दूं, रॉनी कोलमैन के जेनेटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि आर्नोल्ड से भी ज़्यादा तगड़े थे। वो बहुत ज़्यादा जल्दी मसल गेन करते थे। ओलंपिया में जब वो पहला ओलंपिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग शो होता है, उसमें उन्होंने नेचुरली कम्पीट किया था 1992 में। ओके, उन्होंने खुद से बोला है। तब की आप फिजिक देखना, अच्छी फिजिक है, लीन फिजिक है, बिल्कुल ऐसी 27 इंच की कमर है, बहुत चौड़े लैट्स। 27 इंच की कमर? 27 इंच की कमर रॉनी कोलमैन की थी। ओहो, ये तो बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, 27 से 28 इंच वो क्लेम करते हैं। 27 इंच थी मेरे हिसाब से। अब बाकी ऊपर से ह्यूज, बहुत चौड़े कंधे, एकदम चौड़े। जेनेटिक्स ही ऐसे थे। एक तो ना बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स भी बहुत अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से पनपते हैं, जैसे कि कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। बट मेनली जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, जैसे रॉनी कोलमैन एक ब्लैक एथलीट है, ब्लैक्स के लिए एक हमारे बॉडी बिल्डिंग में बात बोली जाती है कि ब्लैक डोंट क्रैक, यानी कि जब बुढ़ापा भी आएगा तब भी उतने अच्छे दिखेंगे। और जब बुढ़ापा आता है, आप देखोगे एक ब्लैक इंसान को, वो फेस से वैसे ही बहुत ज़्यादा, एक वाइट आदमी होगा ना, वो जल्दी उसके मुंह पे झुर्रियाँ भी दिखेंगी। ब्लैक आदमी बहुत ही यंग दिखता है। इनके जेनेटिक्स होते हैं ज़्यादा अच्छे, बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मसल बैलीज ज़्यादा राउंड होती है। रॉनी कोलमैन बहुत राउंड मसल बैलीज के साथ में एक इंसान हमेशा से रहे, एक एथलीट रहे हैं, और गेन बहुत जल्दी करते थे, ट्रेनिंग करते थे, गेन बहुत जल्दी करते थे उस ट्रेनिंग के बाद में। ज़्यादा अच्छी रिकवरी नहीं करते थे, रेस्ट नहीं करते थे, फिर भी बॉडी गेन करती थी। तो ये जेनेटिक्स है उनके सुप्रीम, इसलिए उन्होंने 1992 में नेचुरली ओलंपिया में कम्पीट कर लिया था।
बट उसके बाद उनको भी स्टेरॉइड्स लेने पड़ गए थे। 98 में जा करके वो मिस्टर ओलंपिया बने हैं। मेहनत वो 92 में भी करते थे बहुत ज़्यादा, बट उनको लगभग 6 साल लग गए ओलंपिया बनने में, क्योंकि उनको प्रोसीजर नहीं पता था कि ड्रग्स भी लेने होते हैं। और उनको लगता था फेलो कंपेटिटर्स के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं था कि ये लोग भी ड्रग्स लेते हैं, उनको खुद बहुत कम नॉलेज था, तो वो नेचुरली पुश कर रहे थे। 93 में भी उन्होंने नेचुरली पुश करा, प्लेसिंग नहीं आती थी। फिर जब उन्होंने ड्रग्स लेने शुरू करे, स्टेरॉइड लेने शुरू करे, तो उनकी बॉडी ने और ज़्यादा रिएक्ट करा, क्योंकि जब एक इंसान नेचुरली ओलंपिया में कम्पीट कर सकता है, जो वो खुद क्लेम करता है, कई सारे लोग नहीं बिलीव करते, लेकिन उन्होंने खुद यही क्लेम करा, जब वो नेचुरली ओलंपिया में खेल रहा है तो ड्रग्स लेने के बाद में उसको फिर फर्स्ट आने से कौन रोक सकता है। आसपास के एथलीट जब उनके साथ में खड़े होते थे ना, वो ड्रग्स पे होते थे, रॉनी कोलमैन नेचुरल होते थे, तब भी रॉनी उनके बराबर दिखते थे। ओके। ऑल तो रॉनी लास्ट आते थे हाँ। ओलंपिया में, अपने पहले में लास्ट 16th पे आए थे, बट उनसे ऊपर के सारे एथलीट्स ड्रग्स पे थे, 15 वाला 14 वाला भी। बट ये एथलीट नेचुरली 16 आ रहा है, उसके बाद नेचुरली भी उन्होंने प्रोग्रेस करा है रैंकिंग के अंदर भी, बस ड्रग्स लेने की वो थी। तो ड्रग्स उन्होंने भी लिए, इतने सुप्रीम इंसान ने। मैं आपको ये एग्जांपल, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, नेचुरली अचीव किया जा सकता है कि नहीं, उस लेवल की नहीं की जा सकती जो उन्होंने अपने प्राइम ईयर्स में किसी भी एथलीट ने दिखाया, चाहे आर्नोल्ड ने अपनी एक फिजिक दिखाई, चाहे रॉनी ने एक फिजिक दिखाई, उतनी ज़्यादा नहीं करी जा सकती। आपने जैसे अभी चीज़ें मेंशन करी, आप कुछ मेडिकल वर्ड्स यूज़ करे भी आपने, 2 वर्ड यूज़ करें, जैसे ड्रग्स आपने यूज़ करा एक वर्ड, एंड एक आपने वर्ड यूज़ करा स्टेरॉइड्स। तो ड्रग्स मतलब हम लोग स्टेरॉइड्स को ही ड्रग्स की तरह बोलते हैं, एक तरह से सिनोनिम आप समझ लो, कि क्योंकि स्टेरॉइड्स ड्रग्स ही होते हैं। जब इनका आविष्कार हुआ था तो कुछ दिक्कतें दूर करने के लिए ही डॉक्टर्स ने इनका इजाद किया था। टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली उसका सबसे बड़ा एक उसके अंदर तत्व होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो हमारे इंसानों के अंदर भी नेचुरली हर एक ह्यूमन मेल में और फीमेल में भी बनता है टेस्टोस्टेरॉन, बट उसको आर्टिफिशियली बनाया गया और उसको हमने ड्रग बोल दिया। जो चीज़ डॉक्टर्स आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं किसी को हेल्प करने के लिए, उसको मेडिसिन बोलते हैं या ड्रग बोलते हैं। उन्हीं को स्टेरॉइड कैटेगरी में डाला गया कि ये स्टेरॉइड्स होते हैं। वो है क्या? टेस्टोस्टेरॉन है, जो हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है। जब वो एक्सट्रीम मात्रा में बढ़ता है किसी भी वजह से, तो आप मस्कुलर होते ही होते हो। टेस्टोस्टेरॉन की ये खूबी होती है। अगर वो आपकी बॉडी में कम हो जाएगा एक टाइम बाद, जैसे कि 40-45 साल की एज के बाद या 60 साल की एज में, जैसे हमारे पेरेंट्स में कम होता है उनमें टेस्टोस्टेरॉन। जो जवानी में होता है जोश, वो कहते हैं ना बुढ़ापे में नहीं रहता, तो क्या जोश क्या कम हुआ है? टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली कम हुआ है। तो कई लोग टेस्टोस्टेरॉन इस उम्र में आकर के 60 साल की 50 साल की उम्र में आकर के भी बाहर से लेते हैं, इतना जितना उनका नेचुरल लेवल पे आ जाए, जो जवानी में हुआ करता था उस रेंज पे आ जाए वो। तो अविरल भाई, आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि जैसे आपने बताया कि स्टेरॉइड्स के अंदर जो बेसिकली लोग बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन तो हमारी बॉडी में भी बन रहा है। तो फिर मैंने ऐसा सुना है कि स्टेरॉइड्स लेने की वजह से कई लोगों को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, या फिर उनकी डेथ भी, कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बट वो तो अगर हमारी बॉडी में भी है तो उससे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है अगर वो बाहर से? जो बॉडी में कोई भी चीज़ होती है वो नेचुरल होती है। जब उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है ना, वो कभी भी नेचुरल चीज़ को के बराबर नहीं आ पाती, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होती है। देखो, जब टेस्टोस्टेरोन डालते हैं ना, तो इसके अंदर भी ना कई सारे इसके वेरिएंट्स, जैसे एक वर्ड होता है ना वैरायटी, कैसे वेरिएंट्स एक वर्ड निकला है, उसकी कई सारी वैरायटी है। टेस्टोस्टेरोन में केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करा, कुछ घटाया, जैसे जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, कई सारे सल्फेट के मॉलिक्यूल्स या कार्बन की चेन ऐड वेड करके, इस तरीके से मेनली कार्बन की चेन ऐड करके, कम करके, जिन्होंने पढ़ी है केमिस्ट्री वो समझेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन के हमने कई सारे वेरिएंट्स बना दिए हैं। अब बॉडी उन वेरिएंट्स के लिए उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो जिस फॉर्म में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उसके लिए बॉडी कंपैटिबल है, और जितना बन रहा है उतना जैसे हम लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन है, जितना चल रहा है बॉडी में उतना ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो उसके साइड इफेक्ट्स वैसे भी आएंगे, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। ओके, अगर ये बढ़ेगा, जैसे कि एक्ने हो सकता है आपको, पिंपल्स पीठ के पीछे। दूसरा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से मूड स्विंग्स होते हैं बिल्कुल। अगर वो ऊपर जाएगा एक टाइम पे तो मूड स्विंग कैसे होगा? अच्छा मूड भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मूड हो जाएगा, बहुत अच्छा फील होने लगेगा। देखा जाए वो एक तरह से मूड स्विंग है, क्योंकि आप हमेशा अच्छे मूड में नहीं रह सकते, फिर वो नीचे भी गिरता है। इट्स नॉट नेचुरल नहीं है। फिर वो नीचे जब गिरेगा ना हल्का सा, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा, इरिटेशन, और ड्रग्स पे रहने वालों के साथ ऐसा होता है। जब वो टेस्टोस्टेरोन उनका पीक पे जाता है ना एक टाइम पे, बहुत अच्छा फील होता है। इसी वजह से वो ड्रग्स लेना छोड़ नहीं पाते हैं कई सारे लोग, क्योंकि वो जब नीचे जाता है उस कंडीशन में वो दोबारा नहीं जी सकते।
क्या स्टेरॉइड्स लेना जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है वो एडिक्टिव है? हाँ, इसी वजह से जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, ये एडिक्टिव है। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं छोड़ पाते, इवन तो वो बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहे, उनको तब भी चाहिए ताकि वो अच्छा फील करते हैं लगातार। वो एक जो पीक है हार्मोन का लेवल, वो पीक पे ही रहे। तो मतलब क्या जो बाकी ड्रग्स होते हैं, मतलब जैसे मैं ड्रग्स के जो लोग अपने आप को नशा करने के लिए फील करते हैं या फिर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जैसे वो एडिक्टिव होता है, काइंड ऑफ ये क्या काइंड ऑफ similar है? वैसा है, बिल्कुल। इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल उसको इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। वो उनको एक अलग एन्जॉयमेंट होता है उन रिक्रिएशनल ड्रग्स से, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अलग दुनिया में नहीं जाते हैं। डेफिनेटली ये लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद, जो लोग स्टेरॉइड साइकिल रन करते हैं, जिम में ज़्यादा वजन उठा पाते हैं और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है भाई। एक लूप होल में फंस जाते हैं ना। हाँ, वो पूरा आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ना, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। मतलब सब चीज़ों में आप पॉजिटिव, आप कहोगे यार मैं थक ही नहीं रहा काम करने में, तो क्यों ना मैं इसको लूँ, फिर तो मैं लूँगा। मेरे अंदर स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही, मेरे अंदर एंड्योरेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके पास हर एक पॉजिटिव रीज़न है उसको लेने का। बट जब इनको ज़्यादा लिया जाता है तो उससे फिर वो नेगेटिव जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी आते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जो आपने बताया ना कि ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है, या फिर मतलब कई सारी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल भी बिल्ड होता है ड्रग्स से, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, किडनी के लिए अच्छा नहीं है, लीवर के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। स्टेरॉइड से डेथ भी कई सारे लोगों की हो जाती है, एकदम से नहीं होती। स्टेरॉइड ऐसा नहीं है कि लिया और साइड इफ़ेक्ट हो गया, ऐसे काम नहीं करते। स्लो पॉइजन, स्लोली बिल्डअप होता है, शरीर को ख़राब करता है, और अगर उसकी डोजेज पे उसको लिमिट ना करा जाए तो वो एक टाइम बाद फिर आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी दे सकता है। कई सारे एथलीट्स, अभी रिसेंटली एक एथलीट की डेथ भी हुई है, लगभग 150 किलो 160 किलो का वो बॉडी बिल्डर था। अविरल भी, आप एक चीज़ बताओ कि कोई बंदा फिट है, ये आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे कि रॉनी कॉल्बन है, ठीक है, और कोई रेगुलर कोई बंदा है, तो आप उसको फिट बोलोगे, रेगुलर बंदे को, या फिर रॉनी को बोलोगे? वेट, तो क्या आपको भी फुकरा इंसान, रचित रूप, मिथ पैट और टेक बर्नर जैसे वीडियो प्रोडक्शन चाहिए? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि वी आर वॉर्प लाइव, अ प्रीमियम वीडियो प्रोडक्शन कंपनी दिल्ली एनसीआर। तो अगर आपको भी अपने लिए तड़कती भड़कती हुई वीडियोस बनवानी है तो नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्पोर्ट अगर आप प्ले करते हो ना, आप उस पर मैक्सिमम जाने की कोशिश करते हो। कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो यार, दुनिया का कोई भी स्पोर्ट सोच लो, जब आप मैक्सिमम जाने की कोशिश करते हो ना, तो आप फिटनेस कभी भी चेज नहीं करते हो। देन व्हाट आर वी चेजिंग? फर्स्ट प्लेसिंग। अब रॉनी कोलमैन को फिटनेस नहीं चेज करनी है, उनको ऐसी लुक चेज करनी है जिस लुक के ऊपर जजेस उनको फर्स्ट प्लेसिंग दे दे। वो इतने ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, 600 ग्राम प्रोटीन, 600 ग्राम 600 प्रोटीन ग्राम एक दिन में। रॉनी ने 800 ग्राम भी शायद क्लेम करा है, 800 से 750 के बीच में भी क्लेम करा है। क्या इतना सारा प्रोटीन बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है? डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि एक ह्यूमन बॉडी एक बारे में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है। जो लोग लिफ्ट करते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है, जिन पे मसल्स होती है उनकी बॉडी ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। आपको अगर मैं 30 ग्राम प्रोटीन भी दूंगा एक डाइट में, हो सकता है वो भी एब्जॉर्ब ना कर पाओ, वेस्ट हो जाएगा, वो बॉडी उसको निकाल देगी, एक्सक्रीट कर देगी। और कोई बंदा 100 ग्राम प्रोटीन भी एब्जॉर्ब कर सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहा है, बट हेल्दी नहीं है। एक लिमिट के बाद ना एक कोई भी चीज़ हेल्दी नहीं होती। आप 600 ग्राम ले रहे हो, आप 700 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, किडनी की बैंड बच जाती है। उसके साथ में आप स्टेरॉइड्स भी तो ले रहे हो भाई, स्टेरॉइड्स भी तो किडनी को पूरा ख़राब करते हैं, लीवर को ख़राब करते हैं, आपके SGPT SGOT लेवल्स को बढ़ाते हैं, किडनी के अंदर अलग अलग जो लेवल्स होते हैं उनको ख़राब करते हैं। किडनी क्रशर्स भी कहते हैं स्टेरॉइड को, मतलब किडनी को पूरी उनकी चटनी बना देते हैं, कुछ इतने ज़्यादा पोटेंट स्टेरॉइड्स होते हैं। तो हेल्दी नहीं है। जो आपने कहा ना रॉनी कोलमैन कर रहा है, बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो हेल्दी नहीं होती है। फिटनेस, हाँ, फिटनेस बहुत हेल्दी चीज़ है। फिटनेस में आप क्या कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, स्लीप ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उस वजह से ओवरऑल आप जो दूसरा अपना काम करने जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी दूसरों से ज़्यादा फिट हो गई है, आपके एंड्योरेंस लेवल बढ़ चुके हैं, आपके स्टेमिना लेवल बढ़ चुका है, तो आप फिट कहलाओगे। ये है फिटनेस एक लेवल तक। बट अगर आप कहते हो नहीं मैं स्टेरॉइड्स लूँगा, वो आप मस्कुलर लुक के लिए कर रहे हो, वो लुक है, सिर्फ दिखावा है, फर्स्ट प्लेसिंग आने के लिए। हाँ, फर्स्ट प्लेसिंग आने के लिए। बॉडी बिल्डिंग में कहते हैं ना बॉडी फुलाने के लिए करते हैं, लुक के लिए। सही बात है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। सिर्फ लुक, सिर्फ दिखावा। ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स आप ले रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हर चीज़ अच्छी होगी, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, हर एक चीज़ कॉस्ट के साथ में आती है, उसकी कॉस्ट भी आपको चुकानी पड़ेगी।
आज रॉनी कोलमैन किस तरीके से चलते हैं वो जिन लोगों को पता बुरा है। लगता है देखो मैं कुछ नहीं हूँ, हम में से कोई कुछ नहीं है उनकी बॉडी पे कमेंट करने वाले, लेकिन वो एक रियलिटी है कि उनकी बॉडी ने उस चीज़ का टोल उन्होंने दिया है। जितना उन्होंने हैवी लिफ्ट किया उस लेवल तक, वो फिटनेस तो नहीं है काउंट होगी। चलो वो उनकी चॉइस थी, उन्होंने करा जो करा, वो उनको और रिग्रेट भी नहीं है इस चीज़ का कोई भी, वो भी उनका एक डिसीजन है। बट वो फिटनेस कैसे काउंट हो सकती है? वो फिटनेस नहीं है, वो एक क्रेजीनेस है बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट आने की, दुनिया में सबसे बेस्ट दिखने की, 800 करोड़ लोगों में नंबर 1 दिखने की। जिन लोगों को नहीं पता कि रॉनी कोलमैन की हालत क्या है इस टाइम पे, थोड़ा आप उन्हें एक्सप्लेन करो कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। हाँ, तो उनके साथ ऐसा हुआ था ना कि जैसे कि हर्निएटेड डिस्क जो हम कहते हैं ना, कि डिस्क के अंदर कई सारे जो हमारी स्पाइन होती है बेसिकली, उसके अंदर कई सारे ऐसे कुशन्स होते हैं, हाँ, जिस वजह से हम स्पाइन को ऐसे मोड़ते हैं या ऐसे ये कर पाते हैं। तो वो जब जो स्पाइन्स के बीच में वो डिस्क होती है, पैडिंग होती है, उसके अंदर वो फ्लूइड लीक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हर्निएटेड डिस्क हो गई। मेरे को उसका एग्जैक्ट वर्ड अभी याद नहीं आ रहा, जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, स्लिप डिस्क हुआ था उनको। और वो इस वजह से क्योंकि वो बहुत हैवी एकदम से स्क्वाट्स उठाने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी समय बाद जिम गए थे, वेटेड स्क्वाट्स उठा रहे थे, तो उस वजह से उनको स्लिप डिस्क हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने उस चीज़ को लाइटली लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी दर्द हो रहा है, चलो देखते हैं, अस्पताल चले जाते हैं। वो रोज़ लिफ्ट करने के बाद, अपना पुलिस ऑफिसर थे तो वो जाते थे पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने कहा चलो आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते, अब अस्पताल चले जाते हैं, आज मेरे को दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, रोज़ दर्द होता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, चलो मन करा तो अस्पताल चले गए। वहाँ पे पता लगा स्लिप डिस्क है। उसके बाद भी वो रुके नहीं, उन्होंने और हैवी वेट लिफ्ट किया। कितना वेट उठाते थे वो स्क्वाट्स में? आई थिंक 800 LBS तक तो मैंने देखा है। केजीज में अराउंड कितना होता है? लगभग 350 पौने 400 के करीब। ये कंधे पे 350 किलो उठा के स्क्वाट्स करते थे? हाँ, लगभग 350, करेक्ट। मैं इस टॉपिक से बाहर हो जाता हूँ। और जो लेग प्रेस करते थे, पता है लेग प्रेस आपको पता है क्या होता है? हाँ। ऐसे लेट करके जो लेग से प्रेस करते थे, वो 2300 LBS पे करते थे। 2300 LBS इज इक्वल टू रफली अबाउट कितना 1050 kg या 1100 किलो। ओके राहुल भैया, संभालो शो संभाल। मैं चला जाता हूँ। इतना सारा वजन तो ये नॉर्मल इंसान तो नेचुरली तो नहीं उठा सकता। इतनी स्ट्रेंथ ही, इतनी ज़्यादा बोन डेंसिटी होती ही नहीं नेचुरल। जब आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो तो सिर्फ स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है, बोन भी आपकी स्ट्रांग होती है, बोन की डेंसिटी भी बढ़ती है, मसल की डेंसिटी भी बढ़ती है, तब जाके इतनी स्ट्रेंथ आती है। वो भी जेनेटिक पे डिपेंड करता है, हर एक इंसान में नहीं आती। स्टेरॉइड तो बहुत लोग लेते हैं, स्टेरॉइड तो इंडियन एथलीट्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। कौन रॉनी कोलमैन बन गया? कोई भी नहीं होना। हाँ, तो जेनेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। ओके विरल भैया, अभी काफ़ी ज़्यादा डार्क बातें हो गई, काफ़ी डीप बातें हो गई। अब इस माहौल को थोड़ा ठंडा, ये रेसिज्म हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं और बात करते हैं आपके शौक के बारे में, जो कि है बाइकिंग। तो हायाबुसा आपने ली, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइक आप ये बताओ कि कोई एडवेंचरस ट्रिप आपने करी या फिर उसका कोई मस्त सा आपका कोई एक्सपीरियंस हो, वो बताओ। हायाबुसा का बाकी आप एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, मुझे वो लेने के बाद ऐसा नहीं लगा कि कुछ मैंने गलत चीज़ ले ली है। सोचा बहुत कुछ था यार, वैसी निकली नहीं। वो एक वेटेड बाइक है, बहुत ग्राउंड से चिपक के चलती है, और मुझे ऐसा लगता है मैंने और भी सुपर बाइक्स अब चला ली है, तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ठीक करा मैंने हायाबुसा लेके। एक आध बारी को जो डाउट्स भी थे वो अब बहुत क्लियर हो गए, इसलिए क्योंकि मेरी जो एक हैंडलिंग उस बाइक के साथ में, एक जो मेरा बॉन्ड है ना, मैं जिस तरीके से उसको कंट्रोल करता हूँ, मुझे लगता है कि वो परफेक्टली मेरे लिए बनी है। काफ़ी कंफर्टेबल भी, मैंने भी ट्रिप चलाई थी। कंफर्टेबल बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, थोड़ी एग्रेसिव भी है, लेकिन उसकी आपको एक टाइम बाद आदत पड़ जाती है। और पिकअप पावर में तो खैर क्या ही डिस्कशन करनी, बहुत तेज़ होती हैं सुपर बाइक्स। भारी है, मोड़ते वक्त उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ज़रा सी झुकी तो गिर ना पड़े, क्योंकि जब मैं लेकर आया था तो पहले ही दिन तभी गिर गई थी, वो शोरूम से निकलते गिर गई थी। और हो गया था, आपसे मेरे से तो नहीं गिरी थी, कोई थे रिलेटिव में, तो उनसे बाइक गिर गई थी, और उस पर खर्चा लगभग 4.5 लाख का बताया था कंपनी वालों ने। जब अगले दिन हमने जाकर पूछा, एक दिन पहले डिलीवरी ली, अगले दिन जाकर के 4.5 लाख का खर्चा टूटा था उसमें, मतलब जो 4.5 लाख का खर्चा था उसमें। फेयरिंग जो होती है ना, जो बाइक का पार्ट होता है, मतलब बाहर का प्लास्टिक का जो पूरा पार्ट है जिसपे हायाबुसा का एक लोगो बना हुआ होता है, तो वो क्रैक नहीं हुआ था, उस पर स्क्रैच आ गए थे काफ़ी डीप। तो कई सारे फेयरिंग के हिस्से होते हैं, कई सारे हिस्सों में स्क्रैच आए थे, लेकिन मैंने वो करवाया नहीं। मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। उसके बदले मैंने उस पर एक पूरा क्या बोलते हैं कि वो करवा लिया, उसका कलर चेंज करवा लिया। हाँ, मैंने उस पर रैप करा लिया उस वाली बाइक को। तो जिस रिश्तेदार ने आपके साथ ऐसा किया था, अब वो कहाँ पर है? अभी भी वो है यार, कहाँ पर होंगे भाई, यहीं पर ही है। आपने अभी तक अपनी बाइक को
मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाया बिना झूठ के बताओ? 350। तेरी क्या? अब आपने कहा ना बिना कुछ उसके बताओ, तो मैंने 350 बोल और ये दिया। कहाँ चला है ये ये 350? कहाँ पे रोड है 350 वाली? मुझे भी जानना है। नहीं रोड छोड़ो, ये पहले आप रिसर्च करो कि हायाबुसा 350 जाती भी है। ये तीन ला भाई, अरे यार। क्या है भाई, हम हैरान हो गए रियल। अरे हाँ, आपने तो उसमें कुछ करवाया नहीं ना, तो 299 पे तो लॉक ही हो जाएगी वो। हाँ, हायाबुसा अगर पूरी भी खोल दी जाए, सब कुछ उसमें जो उसको अनलॉक कर दिया जाए, तब भी वो 350 नहीं जा पाती है, 6 के 6 गियर्स मिला करके भी। आपने कितनी चलाई फिर? यार मैंने ना 200 के आसपास तो चलाई है, 200 से थोड़ा ऊपर चलाई है, थोड़ा ऊपर। कैसा फील हो रहा था? डर लगता है, मैं फ्रैंकली बताऊं, एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स हायाबुसा में थोड़ा सा डर लगता है हाई स्पीड में ले जाने में, क्योंकि उस बाइक की प्रॉब्लम ये है कि वो ना कंट्रोल में बिल्कुल रहती है, स्टेबल बिल्कुल रहती है, हवा वगैरह ज़्यादा लगती नहीं है, और वो ना रुकती भी नहीं है। और जब बाइक रुकेगी नहीं तो आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। ये ऐसी स्पीड नहीं है जिसमें कि जो आपको माफ़ कर देगी। इस वाली स्पीड में अगर क्रैश होता है तो माफ़ी की कोई गुंजाइश होती नहीं है। मतलब फिर तो यू कांट हाँ, फिर ऊपर ही जा सकते हैं, तो इसलिए डर लगता है उस स्पीड में। तो हायाबुसा में मैं ज़्यादा स्पीडिंग करता नहीं हूँ, मैंने बस इसीलिए लिया कि 150-200 तक चले गए। वो भी एक ऐसा एक्सप्रेस वे जहाँ पर कि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि सामने से कोई कुत्ता नहीं आ जाएगा, कोई गाय नहीं आ जाएगी। हाँ। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है ना इन चीज़ों की, तो ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाइक्स को हाई स्पीड पे ले जाने से पहले आपको ना कैलकुलेशन करनी चाहिए, मेरा ही मानना है। और मैं कहता हूँ आप 40 की स्पीड पे भी किसी भी बाइक को चला रहे हो, आप स्प्लेंडर चला रहे हो, इंडिया में कैलकुलेशन करके पहले से पहले कि यार ये हो सकता है, ये बंदा मेरे को ठोकने के लिए ही चल रहा है, ये ट्रक एकदम से ऐसे मुड़ सकता है, ये ऑटो एकदम से राइट में मुड़ सकता है, रिक्शे वाला ऐसे यू टर्न ले सकता है एकदम काटते हुए, वो पहले ही सोच के चलो ऐसा हो सकता है। तब आप पहले से पहले ही ना, मैं ऐसे थोड़ा सा एक मार्जिन लेकर के चलता हूँ कि अगर रिक्शे वाला ऐसे चल रहा है और वो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो मैं ना यहाँ से ऐसे ओवरटेक करूँगा, मैं ऐसे ओवरटेक नहीं करूँगा सीधा। मुझे लगता है कि आएगा भी कितना आ जाएगा इधर तक, मैंने इतना मार्जिन दे रखा है। तो ये चीज़ें कोई छोटी बाइक भी आप लेकर के चल रहे हो, ये चीज़ें मेरे हिसाब से लेकर चलनी चाहिए, पहले से ही कैलकुलेशन करके चलनी चाहिए। तो हाई स्पीड में भी जब आप बाइक को चलाते हो बहुत कैलकुलेशंस लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और डेफिनेटली उसके बाद भी एक रिस्क फैक्टर काफ़ी तगड़ा रहता है। कैलकुलेशन करने के बाद भी आप रिस्क फ्री नहीं होते, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, आपका टायर भी फट सकता है, फिर आप क्या कर लोगे। अविरल भैया, आपका बाइक राइडिंग का इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, आप सब लोग ऐसे ग्रुपिंग करके जाते हो, तो आप लोगों के साथ या आपके किसी पार्टनर फ्रेंड वगैरह के साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई है विद इन द राइड्स एंड ऑल? सबसे ज़्यादा मिस हैपनिंग्स संडे राइड्स पे होती है। संडे राइड मतलब बाइकर्स सारा एक दिन चूज़ करते हैं, संडे वाला दिन चूज़ करते हैं, बाइक राइड पे निकल जाते हैं आसपास के 40-50 किलोमीटर की कोई राइड मारने। तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने मिस हैपनिंग देखी है, एक तो राहुल भाई ने ही देखी है सामने था, मेरे सामने ही जस्ट हुआ था। क्या बाइक थी भाई उसकी? वो थी आई गेस CBR 600 थी या 650 थी करके, 650 थी आई गेस, हाँ 650R थी। तो इन्होंने ही क्रैश देखा था और शायद सबसे पहले आप ही ने उसको जा करके संभाला था, देखा था। और उससे 1-2 हफ्ते पहले हमारे एक फ्रेंड का क्रैश हुआ था जो फ्लाईओवर से नीचे गिर गया था। फ्लाईओवर से नीचे गिर गया था? हाँ, NSP मतलब दिल्ली में ही NSP अपना जो एरिया है, यहाँ Is पे he ऐसा alive? हुआ था। हाँ बिल्कुल, वो सही है, बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने उसको कई बार बोला, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है कि तुम लगभग कितना टाइम हो गया, 4 महीने हो गए होंगे या 5 महीने, में कोई एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो बिल्कुल कंप्लीटली रिकवर कर चुका है। तो हुआ कैसे ये एक्सीडेंट, क्यों फ्लाईओवर से नीचे? यार ये तो अभी भी समझ नहीं आता है। उन्होंने जो कहानी बताई वो कुछ ऐसी थी कि हम लोग बाइक्स पे आगे आगे चले गए थे और वो अपनी बाइक पे पीछे पीछे आ रहे थे, और लीन लेते वक्त सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स लीन पे होते हैं। भाई मैं एक्सप्लेन करो लीन क्या होता है? लीन क्या होता है, ठीक है। जब ऐसे रोड मुड़ रही होती है ना इस तरीके से, तो उसको हम लीन कहते, कॉर्नर कहते हैं कई लोग इसको, या फिर रोड का मुड़ना कहते हैं। तो उस टाइम पे बाइक को ऐसे झुकाना पड़ता है, अगर वो नहीं झुकेगी तो बाइक ऐसे सीधी चली जाएगी, है ना। तो फ्लाईओवर पे भी कई बार फ्लाईओवर मुड़ रहे होते हैं ना, टर्न ले रहे होते हैं, तो उसको हम लीन करना कहते हैं, मतलब उस पर आपको बाइक लीन करनी पड़ेगी, यानी लिटानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बाइक पे उनका कंट्रोल किस तरह खोया, वो आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। और बाइक से वो एकदम, मतलब जो फ्लाईओवर का जो एक डिवाइडर होता है ना, एक मतलब आने वाला जो रास्ता है, ये जाने वाला रास्ता है, तो जाने वाले रास्ते पे ये डिवाइडर के साथ में टकरा करके बीच में गैप था, आने और जाने वाले रास्ते के बीच में फ्लाईओवर में गैप होता है। वो हमें भी नहीं पता था कि गैप एग्जिस्ट करता है, हमें लग रहा था दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, दोनों रास्ते जुड़े हुए हैं। वो उस गैप में से सीधा नीचे गिरे, और नीचे बस अड्डा था। तो बस अड्डे में फॉर्चुनेटली ये था कि बस नीचे खड़ी हुई थी, पहले बस पे जाके गिरे। तो वो जो 2 मंजिला ऊंचा फ्लाईओवर था, एक तरह से वो पहले एक मंजिला रह गया, क्योंकि बस की हाइट भी लगभग 1 मंजिल के करीब थोड़ी सी होती है। तो बस पे जाके गिरे, उसके बाद बस से वो नीचे गिरे।
तो इस तरीके से वो पहले इंसान ऐसे बने, पुलिस वालों ने बताया, जो जिंदा बच गए वहाँ पे। आज तक कोई वहाँ पे बचा नहीं था जो भी गिरा। वहाँ पे पहले भी उस सेम स्पॉट पे एक्सीडेंट्स हो रखे लोगों के। सेम स्पॉट पे एक्सीडेंट हो रखे हैं और कोई भी उसमें नहीं सर्वाइव कर पाता। और ये मैं बाइक की बात नहीं बोलूँगा कि सुपर बाइक है, तेज़ बाइक्स है, हर एक बंदे पे तेज़ बाइक नहीं होती। इतने सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया तो क्या सब पे तेज़ बाइक होंगी? नहीं, स्प्लेंडर वालों के भी, किसी भी छोटी बाइक वाले, किसी बड़े बाइक, सबके एक्सीडेंट वहाँ पे बाइक पे से कंट्रोल हटने वाली बात होती है ना। बाइक पे से आपका कंट्रोल हट गया, उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो उनके साथ में शायद मे बी टायर की ग्रिप उनको ना मिली हो, उनके टायर्स ख़त्म होने वाले थे, उन्होंने बताया था। तो वो भी कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो बाइक फिसल गई उनकी लीन लेते वक्त। अब ऐसा हुआ कि वो तो फ्लाईओवर से नीचे गिर गए, बाइक उनकी सीधी सीधी चलती रही, फ्लाईओवर से टकरा टकरा के सीधी सीधी चलते हुए रुकी गई। स्पीड भी उनकी बताते हैं वो ज़्यादा नहीं थी। खैर जो भी हुआ वो अब बिल्कुल ठीक है। और उसके ही अगले दिन मैंने फिर एक और क्रैश देखा था। उसके ही अगले दिन बाइक राइड पे एक और बंदे का क्रैश हुआ था। मतलब क्रैशेस बहुत देखे हैं मैंने संडे राइड पे, और काफ़ी सारे क्रैशेस इसलिए भी होते हैं भाई, जैसे कि मेरे पास एक अच्छी बाइक है, पावरफुल बाइक है, और आपने अभी कोई नई बाइक खरीदी है 160 सीसी या 390 सीसी की, तो आपको चुल मचेगी अगर मैं आपको फ्लाई बाय दे के जाऊँगा। आप कहोगे भाई मैं भी खींचूंगा, तो लगाऊंगा। तो ऐसा एक बंदे का क्रैश हुआ यहाँ पर जो है ना धौला कुआं में। तो हमारे कुछ दोस्त लोग हैं वो बाइक चलाने में ज़्यादा बढ़िया हैं, लीन वगैरह भी तगड़ी लेते हैं, R15 चलाते थे उस टाइम पे। उस बंदे पे पल्सर 220F थी। तो वो कॉर्नर पे मैं देख रहा हूँ मेरे सामने से 100 की स्पीड पे जा रहा है। कॉर्नर पे 100 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वही लीन लेना 100 की स्पीड पे यार आप कितना ज़्यादा झुका लोगे बाइक को, तब जाके मुड़ेगी, नहीं तो वो सीधी चली जाएगी। वो भी MRF के टायर पे, पल्सर पे MRF होता है। हाँ, MRF के टायर्स होते हैं। और वो गिरा, हमने जाके उसको संभाला, मेरे सामने सामने ऐसे मैं देख रहा हूँ उसका क्रैश हो रहा है। मैंने एकदम ब्रेक मारी, कोने में अपनी बाइक रोकी। वो सबसे ज़्यादा बिजी स्पॉट है उस जगह का, धौला कुआं का, जहाँ पर कि टर्न लेकर के हम गुड़गांव की ओर मुड़ते हैं। गिरने के बाद वो बंदा ये बोलता है कि उसके बाद भी वो ये बोलता है कि इन लोगों पे तो R15 है 150 सीसी की, मेरे पास तो 220F है, मैं तो इनको हरा ही देता, बस वो तो मैं गिर गया। तो मुझे समझ आया कि ये होड़ में था, इसको वो लगी थी एक, क्या बोलते हैं, फायर अप हो गया था ये, कि मेरे को इनसे आगे निकलना ही था। अभी भी कह रहा है कि मेरी बाइक तो इनसे ज़्यादा तेज़ है। और वो किसी एक हम में से जिन भाई से कम्पीट कर रहा था, रेस लगाना चाह रहा था, उनका सब्सक्राइबर था। गिरने के बाद में हम उसको संभालते हैं, सब चीज़ें ठीक है, वो भाई भी आते हैं, ठीक है, जिनसे वो कम्पीट करना चाह रहा था। फिर उसके बाद वो लड़का जो गिरा वो फ़ोटो खिंचवाता है उसी लड़के के साथ में जिससे वो रेस लगाने वाला था। कह रहा भाई मैं आपका फॉलोअर भी हूँ, मेरे को अपने एक सेल्फ़ी दे दो। इस तरीके से हमने कहा भाई तू सेल्फ़ी वगैरह फ़ोटो वगैरह छोड़, तू घर पे जा पहले, हाथ पूरा तेरा पूरा वो रगड़ खा चुका था। मैंने कहा इसको ठीक करवाओ और अपना पहले पट्टी वट्टी करवाओ, घर पे जाओ। संडे राइड पे ऐसा हमारा कई बार हुआ है कि हमारा मूड ख़राब हुआ है ऐसे हाथ से देख करके। एक और आपको चीज़ बताऊं, मुझे लगता है कि लोग एक्सपेंसिव गाड़ियां और एक्सपेंसिव बाइक्स को देख के जलते भी हैं थोड़ा सा। हाँ, ऑब्वियसली यही होता है। उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं, शायद मैंने आपको पहले बताया या नहीं, बट वो इट वाज वन ऑफ द स्केरियस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आपको पता होगा शायद, इससे पहले मेरे पास BMW से पहले मेरे पास बेनेली थी 600i। हाँ, आपने बताया था। हाँ, तो वो हम नीचे खड़ी करते थे जैसे हम खड़ी करते हैं। तो होता रहता था, मतलब मैं अभी भी मेरे लिए बहुत आम हो गया वो, कि कोई आता है मिरर छेड़ जाता है देखने के लिए, कोई नंबर प्लेट कर जाता है, कोई हैंडल वो कर देता है देखने के लिए क्या है कि, तो मैं आदत से पहले गुस्सा आता था मेरे को कि क्यों कर रहा है, बट मेरे को लग गया था चल ठीक है अब हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर हूँ, मुझे क्या पता नीचे क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं बाइक लेके गया होता बनेली ही, सो मैं जनकपुरी वाले फ्लाईओवर है सारे उस पे था। सो बाइक थी समवेयर अराउंड 120 के अराउंड, अब वो चली जाती थी, वो पता भी नहीं चलता था, सुपर बाइक है। हाँ, तो 120 के अराउंड तो बहुत नॉर्मली थी। अब क्या हुआ कि आगे कुछ आ रहा था, तो मैंने एकदम से पीछे वाली ब्रेक में ब्रेक ही नहीं लगी। हाँ, नहीं लगी होगी उसमें, बेनेली में वैसे भी ब्रेक ही नहीं लगी, वो पैर मेरा पूरा नीचे चला गया। अच्छा, ब्रेक ही नहीं लगी। तो आपने आगे की ब्रेक क्यों नहीं यूज़ करी? मेरे को आदत है कि मैं थोड़ा पीछे की करके फिर आगे की एक बार स्कूटर चलाते थे क्या उससे पहले? हाँ, स्कूटर में ज़्यादा रहता है ना पीछे की मैं ब्रेक एक्टिवा चलाता था पहले। अच्छा, नहीं एक्टिवा में मतलब हाँ होनी चाहिए, बट फिर भी मैं एक्टिवा से डायरेक्टली बनेली चलाई थी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने आगे जाके बाइक रोकी। देन आई रियलाइज्ड कि जो बाइक के ऑयल की लाइन आती है जिससे ब्रेक लगती है, तो किसी बंदे ने प्लास से उस पीछे वाली ब्रेक लाइन को दबा दिया था और आगे पीछे तेल जा ही नहीं रहा था कि वो ब्रेक लग पाए।
तो मेरे को लगा कि लोगों की कितनी साइकी मेंटालिटी हो सकती है कि वो लोग किसी की जान के साथ कैसे खेल सकते हैं। बाप रे। कल को आगे, अब मैंने तो जो भी मेरे दिमाग चला मैंने आगे ब्रेक नहीं मारी, मारता भी इतनी पावरफुल डबल डिस्क होती है, आगे कल को पलट जाए कुछ हो जाए, पलटती तो नहीं एबीएस होता है, कुछ भी हो सकता है यार। मैं तो नया राइडर था, लोग क्या क्या कर सकते हैं। इन बाइक्स के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि इनको रखने के लिए भी आपको इसीलिए एक पर्सनल स्पेस चाहिए। पार्किंग हो तो पार्किंग कर भाई लो, ने इसलिए घर ले लिया। भाई ने इसलिए मैंने घर लिया। लेकिन वो बस ऐसा था कि फिर मैं बहुत आउट ऑफ बजट हो गया था क्योंकि घर मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। फिर मुझे ये लग रहा था मैं बाइक नहीं ले पाऊंगा, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाइक और थोड़े टाइम बाद ले लेंगे, पैसे जोड़ ही रहे हैं, पहले घर में इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तो है कम से कम, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट तो नहीं है ना। तो इसलिए भी मैंने घर लेने का ज़्यादा वो फाइनलाइज करा। इवन तो बाइक लेने का मन तो भाई किसको नहीं चाहिए बाइक। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े टाइम अपने मन को कंट्रोल कर लो, पहले घर खरीद लो, सुविधा पार्किंग की तो मिलेगी और घर आपका आगे जा करके एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह भी काम करेगा। तो ये आपको चाहिए, चाहे घर लो चाहे मत लो, लेकिन पार्किंग में या कहीं पे भी एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ कोई छेड़खानी ना करे आपकी बाइक्स के साथ या महंगी कार्स के साथ में। लोगों में बहुत ज़्यादा खुन्नस होती है, लोग बहुत ज़्यादा बैर पाल के रखते हैं, फिर अलग अलग तरीके से निकालते हैं। मैं तो कहूँगा अपनी बाइक पे भी आप कवर वगैरह ढक के रखा करो, जो अगर ऐसे नीचे खड़ी करते हो। नहीं वो सही कह रहे हो। क्योंकि जब तक मेरे पास, मैंने घर नहीं लिया था तब तक मैं केटीएम अपने घर के नीचे ही खड़ी करता था, पार्किंग थी नहीं, तो मैं उसको हमेशा ढक के खड़ी करता था, हमेशा की बात है। मेरी फॉर्चुनेटली बाइक में कभी किसी ने ऐसे छेड़खानी नहीं करी। मेरे साथ तो होता ही रहता है। हाँ, तो कवर इसलिए अगर ढक सकते हो तो अच्छी बात है। अब बंद हो गया जब से ये वाली बाइक ली है। यार आपके पास BMW बैजिंग की बाइक है, वो BMW की बाइक है, लोग देखते हैं, मैंने देखा है ना, जब KTM खड़ी कर दो और वो BMW खड़ी कर दो, इवन दो वो एक छोटे इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी वाली बाइक है, लेकिन तब भी निगाह वो है, क्या बोलते हैं, आई कैचर बोलते हैं क्या, मैग्नेट, हेड टर्नर। हाँ, हेड टर्नर है आपकी BMW। मैंने ये चीज़ देखी है जब मेहता साहब पे, मतलब हमारे एक दोस्त पे जब थी, तो BMW को लोग ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी और बाइक उसकी रेंज की होगी। तो आपकी बाइक में छेड़ाखानी करने का वो रीज़न वैसे भी समझ आता है। जितनी महंगी बाइक और जितनी अट्रैक्टिव बाइक्स लोगे, लोग उंगली करेंगे। अच्छा विरल भाई, एक बात बताओ कि बाइक राइडिंग के टाइम गियर्स होना कितना इम्पोर्टेंट है? आपने ये देखा है जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल काफ़ी सारी वीडियोस आती है, जैसे जो लोग छपरी बाइकर्स होते हैं, ऐसे टी शर्ट में चला रहे होते हैं, चप्पल पहन के बाइक ऐसे ऐसे कट मारते हुए, और कई बार ऐसी ही वीडियोस भी आपने देखी होंगी जिसमें वो क्रैश कर जाते हैं और हाथों के बल 3-3 लोग होते हैं बाइक पे और क्रैश कर गए तीनों, और ऐसे हाथ उनके रगड़ खा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाते, देखो हमारे हाथ कैसे लाल लाल हो गए, पूरी स्किन उनकी छिल जाती है, कोनियों में से खून निकल आता है। ये भी शायद वीडियोज़ आपने देखी होंगी, मैंने तो बहुत देखी हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते गियर्स के टर्म्स में। गियर्स मतलब राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट्स और नी गार्ड्स जो हम घुटनों पे पहन सकते हैं, और ग्लव्स मेनली, क्योंकि जब भी आप क्रैश करोगे, आप बिल्कुल मत चाहो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ पहले आगे आएंगे, आप हाथों के बल ही गिरोगे, हमेशा की बात है। जब हाथों के बल गिरोगे पूरा स्क्रैच हो जाएगा, गए आप। और इसको लोग ना कई बार नेगेटिवली भी लेते हैं, पुलिस वाले देखेंगे आपको गियर्स पहने हुए, कहेंगे भाई तू तो भगाने वाला, तू तो स्टंटर है। ऐसा ही मैंने देखा है, लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, हाँ, कि तू गियर्स पहन के चल रहा है तो तू तो भगाएगा ही, तो करेगा भाई वो प्रोटेक्शन लेकर चल रहा है अपनी बॉडी की। इसमें भी लोगों को दिक्कत है क्योंकि वो समझते नहीं है, अभी तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि ये भी एक प्रोटेक्शन का एक जरिया है। वो बंदा ज़्यादा, आप सिर्फ हेलमेट भी तो पहन सकते हो, पुलिस ही कहती है ना हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्यों, हेड की प्रोटेक्शन के लिए। पर अगर वो हेड के साथ साथ पूरे शरीर की प्रोटेक्शन लेना चाह रहा है तो आप कहोगे ये भगाने वाला बंदा, ये भगाने वाला है। भाई वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। exactly. वो भगाने वाला हो सकता है, वो 300 पे भी 10R चला सकता है, ZX 10R बिना गियर्स के चलाने वाले चलाते हैं, वो भी कर सकता है। बट अगर वो उसने गियर्स पहन रखे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल राइडर है, उसको आप छपरी नहीं बोल सकते, मेरा ये मानना है। हालांकि तेज़ बाइक चलाते हैं लोग, कट वट भी मारते हैं, गियर्स पहन के भी लोगों को मैंने देखा है, बट मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं वो जो गियर्स पहनते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबली राइड करते हैं। अब विरल भाई थोड़ा सा ये बताओ कि ये राइडिंग, हमारे ऑडियंस को ये राइडिंग गियर्स की कॉस्ट कितनी होती है, और स्पेसिफिकली अगर हम मोटो जीपी राइडर्स की बात करें, जिनको नहीं पता मोटो जीपी क्या है, जो बाइक की रेस आप यूजुअली टीवी पे देखते हो, जो ट्रैक पर होती है वो यूजुअली SBA और मोटो जीपी का होता है, तो उसमें उनकी राइडिंग गियर्स की कॉस्ट कितनी होती है? मोटो जीपी की तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब मैं अगर एक अंदाज़ा बताऊं, इसमें भी मैं गलत हो सकता हूं, बट मैंने किसी से पूछा था तो शायद जो पूरा एक उनका सूट होता है ना, कंप्लीट सूट, वो एक पीस में उनको पहनना होता है, ऐसे पैर से चढ़ाते हैं ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि जैकेट अलग और पैंट अलग, पैर से पूरा चढ़ाएंगे, वही जैकेट है वही पैंट है। तो वो करीबन
मेरे हिसाब से 8-9 लाख 10 लाख के आसपास शायद होता होगा पूरा एक सूट। हेलमेट अलग है उसमें? हेलमेट अभी तक ऐड नहीं करा है। हेलमेट ये लोग शायद 1.5 लाख के आसपास आता है ना, कौन सा आता है, शोई का भी लेते हैं। और AGV में पिस्ता GPR जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन हेलमेट आता है। उसके अलावा आपका वो कौन सा, मेरा एक बहुत फेवरेट ब्रांड है और उसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, क्या नाम था उस ब्रांड का याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो बहुत सारे टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं जो सारे MotoGP में यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं कोई एक ही ब्रांड यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग तरह के हेलमेट्स हैं टॉप ऑफ द लाइन, वो यूज़ करते हैं। 1.5 लाख के 2 लाख के हेलमेट, ऐसे ऐसे हेलमेट होते हैं। तो ये गियर्स की कॉस्ट है उन लोगों की। अगर नॉर्मल लोग जैसे हम लोग जो गियर्स पहनते हैं रोड पे चलने के लिए, उनका जो इस्तेमाल हम करते हैं, उनकी काफ़ी कम कॉस्ट होती है। एक राइडिंग जैकेट लगभग 6-7 हज़ार रुपये की आ जाती होगी, जूते लगभग 2-3 हज़ार के आ जाते हैं, दस्ताने लगभग 3-4 हज़ार के आ जाते हैं। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है, एक मिथ मैं और बता दूं, लोग कहते हैं भाई सुपर बाइक लेंगे और वो ड्रीम में ऐसा होता है ना कि लड़कियां आएंगी पूछेंगी वाह क्या बाइक है आपकी, कैसा होता है। उल्टा होता है एग्जैक्ट, लड़के आ जाएंगे, लौंडे लोग, भैया कैसी बाइक है यार, कितने की है भैया, हॉर्न है भैया, रेस करके दिखाओ, रेस देकर दिखाओ। लड़कियों से याद आया, आपकी उम्र हो गई है 30 साल, हाँ, शादी के क्या प्लान है आपके? अभी तक क्यों नहीं ये करी? कौन पूछ रहा है? यार 21 साल ये- का लड़का 19 19 साल का भाई लड़का। जब तुम आओगे ना 30 साल की उम्र में, हाँ। तब तुम्हें पता लगेगा। नहीं मैं तो कर लूंगा 30 तक, मेरे को कर क्यों लोगे? पता चलेगा? नहीं यार फिर तो ठीक है, अगर कर लो टाइम रहते शादी तो अच्छी बात है। आपने क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है, मेरे बड़े अजीब से थॉट्स है शादी को लेकर के, बहुत सारे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये ना एक एक्सपेंस है, एक ना लेविशनेस है, और उस लेविशनेस में मैं ना जिम्मेदारियों को भी रखता हूँ। एक खर्चा भी उठा आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगा शादी करके, जिम्मेदारियाँ भी आएंगी, बच्चे भी होंगे, बीवी आएगी, सब कुछ। तो वो उठाने के लिए अगर आप रेडी हो तब तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी इस फेज़ लाइफ में मैं थोड़ा सा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूँ फाइनेंशियली, ताकि वो खर्चा उठाने के लिए जब मैं आगे जाऊँ तो मुझे ये ना हो यार शादी तो कर ली, अब पैसे नहीं है, घर कैसे चलाऊँगा, खर्चे कैसे निकालूँगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होती है। हालांकि करते करते सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। मैं तो अभी भी ये मानता हूँ कि मेरे को छोड़ दो, बाकी सब लोगों को टाइम रहते ही शादी कर लेनी चाहिए। गोस्ट राहुल भैया कर लो राहुल शादी, भैया। शादी कर लो। 26 साल के हो गए। इनकी कैटेगरी में मैं भी आता हूँ भाई, मेरे को भी नहीं, लगता राहुल है। भैया भी कर लेंगे टाइम रहते ही, मतलब कर लेनी चाहिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये ना एक फिर लग्जूरियस लाइफ जीने वाली बात भी हो जाएगी अगेन, जिसके अंदर जिम्मेदारियों को भी मैं ऐड कर रहा हूँ। सो गाइस, शो सभा को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दो। अविरल भैया ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, आप क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो? इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे, हॉरर स्पूकी, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी स्टोरी चलेगी। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, बढ़िया से, बाय बाय।